डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 71। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिस तरह से उसे जान से मारने की कोशिश की गई है, उस तरह से शायद उसके बेटे को भी जान से मार दिया जाता, और कोई भी माँ अपने बच्चों के ऊपर आ जाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और शायद इसलिए यही वह हमेशा ही ओजस से दूर रहती थी। लेकिन मुझे लगता था कि वह मुझे पसंद नहीं करती है, और इसलिए मैंने कभी उसे फोर्स भी नहीं किया। वही थे जैसे यह बात किसी कोई भी सामने आने नहीं देना चाहते थे। मैं और वह एक दूसरे के साथ है। विधि बहुत ध्यान से रणविजय की सारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे इस वक्त देखकर कोई भी यह नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। विधि रणविजय के हाथ से अपना हाथ निकलती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, क्या आप सच में फिर से नफरत करते थे? क्या आप सच में मुझे प्यार नहीं करते थे? जो कुछ भी हुआ है मैं जानती हूँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या ये बात भी नहीं है कि जो कुछ भी हुआ है वह गलत है? क्या सच में यहाँ पर आने वाले किसी भी इंसान के साथ इस तरह से शुरू किया जाता है? अगर किसी से परवानगी के लेकर नहीं आता है तो वह आपसे नहीं मिल सकता है। ये बात समझ में आती है, लेकिन क्या उसे इस तरह से बेइज्जत करके बाहर निकालना जरूरी है? इस तरह से तो आपकी दफ्तर की बेइज्जती होगी और साथ में साथ आपका नाम की भी। यहाँ पर आपसे कुछ बात करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला है कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अब जब घर आएंगे मतलब आपसे बात कर लूँगी। अभी के लिए मुझे जाने दीजिए। इतना बोलने के साथ ही विधि खड़ी होती है और फिर वहाँ से तुरंत ही जाने लगती है। नहीं, रणविजय को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार दिक्कत क्या है। पूरी तरह से इस बात से अनजान था कि विधि बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन साथ ही साथ वह ये बात भी बहुत अच्छी से जानती थी, कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि अगर पुरानी वाली विधि ने इस तरह से रणविजय को मन नहीं किया होता तो शायद रणविजय के दफ्तर में इस वक्त सबको ये बात पता होती कि जो लड़की आज यहाँ पर आई थी वह कोई और नहीं बल्कि उनके मालकिन थी। ऐसा नहीं था कि विधि वह मालकिन होने का रौब दिखाना था, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ हर इंसान के अंदर होती है, जिसे वह किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देना चाहती थी। विधि केबिन के बाहर आती है और धीरे धीरे करके बाहर निकल जाती है। जब वह बाहर निकलती है तो वहां पर मौजूद काव्य और चार्ल्स दोनों ही उसे देखते हैं और पीछे की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें अंदर क्या हुआ था इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि एक तो विधि को चार्ल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए जब नीचे फ्लोर पर भी उसे नीचा दिखाई जा रहा था या उसे तंग किया जा रहा था तभी उसने चार्ल्स से मदद नहीं मांगी थी। और अभी जब लिली आकर उसे परेशान कर रही थी तब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने चार्ल्स को या फिर काव्य को अपने मदद करने के लिए नहीं बुलाया था। चार्ल्स बाहर गया हुआ था और काव्य भी उसके पीछे पीछे चली गई, इसीलिए उन्हें यह भी नहीं पता था कि थोड़ी देर पहले वहां पर क्या हुआ था और किस तरह से लिली को घसीटते हुए बाहर लेकर जाया गया था। वह दोनों जब विधि को इस तरह से ऑफिस से जाते हुए देखते हैं तो वह लोग भी उसके पीछे पीछे चल देती है। विधि के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थी और वह आराम से चलते हुए उस एरिया में पहुंच जाती है जहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। विधि को एक बार फिर से वहां पर देखकर वह लोग इस बार पूरी तरह से चौंक करने हो जाते हैं, और वो बिल्कुल भी इस डिसरिस्पेक्ट दिखाने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो कुछ भी रूबी के साथ हुआ था वह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अपने मन में सोच ही रहे थे कि आखिरकार ये लड़की है कौन जो इस तरह से अचानक से रणविजय करके ऑफिस में आती है, और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वह उनके केबिन में जाती है और रणविजय ने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। वह सब लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें रणविजय वहां पर आता हुआ दिखाई देता है। विधि आराम से चलते हुए बाहर जा रही थी कि तभी अचानक से उसे महसूस होता है जैसे कि उसने किसी ने पकड़कर अपनी बाहों में उठा लिया है। ये सब अचानक हो जाने की वजह से विधि पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, और जब वह दोबारा से अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने आप को सबके सामने रणविजय बाहों में महसूस करती है। एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है।
वही वहां पर मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से सदमे में चला जाता है, जिसे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो कभी भी किसी भी लड़की को अपने करीब तक नहीं आने देता था। आज वही रणविजय उनके सामने किसी लड़की को इस तरह से अपनी बाहों में लिए हुए खड़ा हुआ था। जहां लड़के अपनी नज़रों में अविश्वास लिए रणविजय को देख रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से जो लड़की इस वक्त उनके सर की बाहों में थी वह बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती थी। पूरी तरह से हैरान थे कि रणविजय इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। वह तो खुलेआम सबके सामने यह ऐलान कर रहा था कि अगर कोई उसके पास आने के लायक है तो वह कोई और नहीं बल्कि यह लड़की है। वही सारी लड़कियों को इस वक्त विधि से जलन हो रही थी। वह इतनी ज़्यादा खास सुंदर भी नहीं थी और फिर भी रणविजय जैसा लड़का उसके पास था। रणविजय की एक ही काम में सारे ऑफिस आपको ये बात जता दी थी कि उनके सामने खड़ी हुई है लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि वह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती हो उसकी लाइफ में। और इस काम से वहां पर मौजूद हर एक इंसान ये बात बहुत अच्छे से समझ गया था। लेकिन विधि पूरी तरह से हैरान थी। कैसी लग रही है आपको स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट कर लिया कीजिए, क्योंकि मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो भी मैंने कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। स्टोरी प्रमोशन। रीबर्थ इन 15th सेंचुरी। अर्थ और विधि दोनों ही एक जंगल में ब्लॉगिंग करने के लिए गए हुए थे। उन्हें यह नहीं पता था कि यह ब्लॉगिंग उनकी ज़िंदगी की आखिरी ब्लॉगिंग हो सकती है, क्योंकि जंगल में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके चलते वह लोग 21st सेंचुरी से डायरेक्ट 15th सेंचुरी में आ जाते हैं। क्या रिएक्शन होगा अर्थ और विधि का जब उन्हें पता चलेगा कि वह लोग इस तरह से टाइम ट्रैवल करते हुए 15th सेंचुरी में आ गए हैं? आखिर कैसा होगा उन लोगों का सफ़र? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी इस स्टोरी को, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिस तरह से उसे जान से मारने की कोशिश की गई है, उस तरह से शायद उसके बेटे को भी जान से मार दिया जाता। और कोई भी माँ अपने बच्चों के ऊपर आ जाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और शायद इसलिए यही वह हमेशा ही ओजस से दूर रहती थी। लेकिन मुझे लगता था कि वह मुझे पसंद नहीं करती है और इसलिए मैंने कभी उसे फोर्स भी नहीं किया। वही थे जैसे यह बात किसी कोई भी सामने आने नहीं देना चाहते थे। मैं और वह एक दूसरे के साथ हैं। विधि बहुत ध्यान से रणविजय की सारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे इस वक्त देखकर कोई भी यह नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। विधि रणविजय के हाथ से अपना हाथ निकलती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, क्या आप सच में फिर से नफरत करते थे? क्या आप सच में मुझे प्यार नहीं करते थे? जो कुछ भी हुआ है मैं जानती हूँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या ये बात भी नहीं है कि जो कुछ भी हुआ है वह गलत है? क्या सच में यहाँ पर आने वाले किसी भी इंसान के साथ इस तरह से शुरू किया जाता है? अगर किसी से परवानगी के लेकर नहीं आता है तो वह आपसे नहीं मिल सकता है। ये बात समझ में आती है, लेकिन क्या उसे इस तरह से बेइज्जत करके बाहर निकालना जरूरी है? इस तरह से तो आपकी दफ्तर की बेइज्जती होगी और साथ में साथ आपका नाम की भी। यहाँ पर आपसे कुछ बात करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला है कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अब जब घर आएंगे मतलब आपसे बात कर लूँगी। अभी के लिए मुझे जाने दीजिए। इतना बोलने के साथ ही विधि खड़ी होती है और फिर वहाँ से तुरंत ही जाने लगती है। नहीं, रणविजय को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार दिक्कत क्या है। पूरी तरह से इस बात से अनजान था कि विधि बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन साथ ही साथ वह ये बात भी बहुत अच्छी से जानती थी, कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर पुरानी वाली विधि ने इस तरह से रणविजय को मन नहीं किया होता तो शायद रणविजय के दफ्तर में इस वक्त सबको ये बात पता होती कि जो लड़की आज यहाँ पर आई थी वह कोई और नहीं बल्कि उनके मालकिन थी। ऐसा नहीं था कि विधि वह मालकिन होने का रौब दिखाना था, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ हर इंसान के अंदर होती है, जिसे वह किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देना चाहती थी। विधि केबिन के बाहर आती है और धीरे धीरे करके बाहर निकल जाती है। जब वह बाहर निकलती है तो वहाँ पर मौजूद काव्य और चार्ल्स दोनों ही उसे देखते हैं और पीछे की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें अंदर क्या हुआ था इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि एक तो विधि को चार्ल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए जब नीचे फ्लोर पर भी उसे नीचा दिखाई जा रहा था या उसे तंग किया जा रहा था तभी उसने चार्ल्स से मदद नहीं मांगी थी। और अभी जब लिली आकर उसे परेशान कर रही थी
तब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने चार्ल्स को या फिर काव्य को अपने मदद करने के लिए नहीं बुलाया था। चार्ल्स बाहर गया हुआ था और काव्य भी उसके पीछे पीछे चली गई। इसीलिए उन्हें यह भी नहीं पता था कि थोड़ी देर पहले वहां पर क्या हुआ था और किस तरह से लिली को घसीटते हुए बाहर लेकर जाया गया था। वह दोनों जब विधि को इस तरह से ऑफिस से जाते हुए देखते हैं तो वह लोग भी उसके पीछे पीछे चल देती है। विधि के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थी और वह आराम से चलते हुए उस एरिया में पहुंच जाती है जहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। विधि को एक बार फिर से वहां पर देखकर वह लोग इस बार पूरी तरह से चौंक करने हो जाते हैं और वो लोग बिल्कुल भी इस डिसरिस्पेक्ट दिखाने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो कुछ भी रूबी के साथ हुआ था वह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अपने मन में सोच ही रहे थे कि आखिरकार ये लड़की है कौन जो इस तरह से अचानक से रणविजय करके ऑफिस में आती है और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वह उनके केबिन में जाती है और रणविजय ने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। एपिसोड 72। वह सब लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें रणविजय वहां पर आता हुआ दिखाई देता है। विधि आराम से चलते हुए बाहर जा रही थी कि तभी अचानक से उसे महसूस होता है जैसे कि उसने किसी ने पकड़कर अपनी बाहों में उठा लिया है। ये सब अचानक हो जाने की वजह से विधि पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और जब वह दोबारा से अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने आप को सबके सामने रणविजय बाहों में महसूस करती है। एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। वही वहां पर मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से सदमे में चला जाता है, जिसे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वह कभी भी किसी भी लड़की को अपने करीब तक नहीं आने देता था। आज वही रणविजय उनके सामने किसी लड़की को इस तरह से अपनी बाहों में लिए हुए खड़ा हुआ था, जहां लड़के अपनी नज़रों में अविश्वास लिए रणविजय को देख रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से जो लड़की इस वक्त उनके सर की बाहों में थी वह बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती थी। पूरी तरह से हैरान थे कि रणविजय इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। वह तो खुलेआम सबके सामने यह ऐलान कर रहा था कि अगर कोई उसके पास आने के लायक है तो वह कोई और नहीं बल्कि यह लड़की है। वही सारी लड़कियों को इस वक्त विधि से जलन हो रही थी। वह इतनी ज्यादा खास सुंदर भी नहीं थी और फिर भी रणविजय जैसा लड़का उसके पास था। रणविजय की एक ही काम में सारे ऑफिस आपको ये बात जाता दी थी कि उनके सामने खड़ी हुई है लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि वह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती हो उसकी लाइफ में। और इस काम से वहां पर मौजूद हर एक इंसान ये बात बहुत अच्छे से समझ गया था। लेकिन विधि पूरी तरह से हैरान थी। लेकिन विधि तो बेचारी पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रणविजय को देख रही थी, जिसकी आंखों में उसे अपने लिए प्यार के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि आखिरकार वह ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि रणविजय ने ये सब क्यों किया है। एक ही एक्शन में ये सारी बातें क्लियर कर देना चाहता था कि विधि और उसे दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। अभी वहां पर मौजूद हर एक इंसान भी ये देखकर हैरान था। वहां पर मौजूद दो लड़के आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्या सच में ये लड़की रणविजय सर की गर्लफ्रेंड हो सकती है? लेकिन उसे कैसे हो सकता है? अपना मुंह बंद रखो। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया है लेकिन मैंने देख लिया था। तुमने ध्यान नहीं दिया लेकिन मैंने देखा था कि किस तरह से लिली को घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाया गया था। तुम्हें याद है, थोड़ी देर पहले मीटिंग चल रही थी जहाँ पर हम भी मौजूद थे। उस समय लिली एक फाइल लेने के लिए गई हुई थी, लेकिन जब उसे लेट हो गया था तब मैं वापस वहां पर पहुंचा था तो मैंने देखा था कि रणवीर सर ने उसे किस तरह से अपने बॉडीगार्ड को कहकर उसे बाहर निकाल दिया था। उसकी यह बात सुनकर वह लड़का पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि वह इंसान भी यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि लिली कितनी ज्यादा घमंडी किस्म के इंसान थी। वही एक इंसान थी जिसे रणविजय के कैबिनेट में जाने की परमिशन थी, और इसलिए ही उसे ऐसा लगता था जैसे कि रणविजय कर उसे कुछ ज्यादा ही स्पेशल अटेंशन देते हैं, और यही सब जताते हुए सब पर हुक्म चलती रहती थी। सिर्फ वो तो लड़के ही नहीं बल्कि वहां पर मौजूद हर एक इंसान के दिमाग में यही सब चल रहा था। लेकिन किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वह जानते थे कि रणविजय को अपने पर्सनल अफेयर्स में किसी का भी बोलना पसंद नहीं करता था। वही विधि का लाल हुआ चेहरा और भी ज्यादा लाल हो जाता है, क्योंकि सब लोग वहां पर उसे देख रही थी। उसे सच में बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने तो बस इतना ही कहा था कि वहां पर किसी को भी मत पता होनी चाहिए कि वह उसकी वाइफ है। रणविजय जी, यह क्या कर रहे हैं? सब लोग हमें अजीब नज़र से देख रहे हैं।
मैंने यह नहीं कहा था। रणविजय, जो कि सबको देख रहा था, जैसे ही वह विधि की आवाज सुनता है, मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा है और बोलता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? यह कोई बड़ी बात नहीं है, चलो घर चलते हैं। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे यहाँ पर बात नहीं करना चाहती हो। तो कोई बात नहीं, हम घर चलकर बात करते हैं। तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। रणविजय ने ये सारी बातें बहुत ज़्यादा धीरे आवाज में भी नहीं बोली थी और बहुत ज़्यादा तेज आवाज में भी नहीं बोली थी, और इस वजह से वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान ने उसकी बातें सुन ली थी। और वह चाहता भी यही था कि जिससे सब लोगों को ये पता चल जाए कि विधि उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। विधि को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। उसने पीछे मगर एक बार देखा था जहाँ पर चार्ल्स और काव्य दोनों ही खड़े हुए थे। काव्य और चार्ल्स भी रणविजय को इस तरह से देखकर पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। उन्होंने कभी भी रणविजय का ये वाला रूप नहीं देखा था। काव्य ये सब देखकर मुस्कुराती हो और अपने बगल में खड़ी हुई चार्ल्स की तरफ देखती है, तब बोलती है, कितना अच्छा लगता है जब कोई हमारे लिए स्टैंड लेता है। तो मुझे नहीं पता था कि रणविजय सर इतने ज़्यादा रोमांटिक है। चार्ल्स, जो कि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सामने चल रही नज़ारे को देख रहा था, वह भी पूरी तरह से हैरान रह जाता है। लेकिन तभी वह अपने होश में वापस आ जाता है जब उसे काव्य की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देती है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन उसके लिए पहले हमें कुछ अच्छे काम भी करने पड़ते हैं। इस तरह से सारी चीज़ एक साथ नहीं आ जाती है। चलो अब हमें चलना चाहिए। ये सब का कर वह बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने दिमाग में कुछ याद आता है और वह काव्या की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे ही मैडम को ये पता चला है कि मैं उनके बॉडीगार्ड हूँ, तब से ही वह इस तरह से बातें कर रही है या पहले से वह ऐसी है? इसका सवाल सुनकर काव्या, जो कि उसके पास जाने वाली थी, वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, वैसे मैं तुमसे पहले बहुत बार कही है, लेकिन तुम कभी मेरी बात पर ध्यान देते ही नहीं थे। उसका जवाब सुनकर चांद से एक बार फिर से हैरान दिखता है और वह बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुमने ढंग से बता सकती हो कि मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है? यही कि तुम इतनी ज़्यादा हैंडसम दिखाई नहीं देते हो, इसीलिए तो विधि मैडम ने जब तुम्हें देखा तो वो पूरी तरह से गुस्से में आ गई थी और वह यहाँ पर रणविजय सर से इस बारे में बात करने के लिए आ गई। उसकी बात सुनकर चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वह कह ही क्या सकता था इस बात पर। इसी तरह से दोनों आपस में लड़के झगड़ते हुए वहाँ चले जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन उसके लिए पहले हमें कुछ अच्छे काम भी करने पड़ते हैं। इस तरह से सारी चीज़ एक साथ नहीं आ जाती है। चलो अब हमें चलना चाहिए। ये सब का कर वह बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने दिमाग में कुछ याद आता है और वह काव्या की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे ही मैडम को ये पता चला है कि मैं उनके बॉडीगार्ड हूँ, तब से ही वह इस तरह से बातें कर रही है या पहले से वह ऐसी है? इसका सवाल सुनकर काव्या, जो कि उसके पास जाने वाली थी, वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, वैसे मैं तुमसे पहले बहुत बार कही है, लेकिन तुम कभी मेरी बात पर ध्यान देते ही नहीं थे। उसका जवाब सुनकर चांद से एक बार फिर से हैरान दिखता है और वह बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुमने ढंग से बता सकती हो कि मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है? यही कि तुम इतनी ज़्यादा हैंडसम दिखाई नहीं देते हो, इसीलिए तो विधि मैडम ने जब तुम्हें देखा तो वो पूरी तरह से गुस्से में आ गई थी और वह यहाँ पर रणविजय सर से इस बारे में बात करने के लिए आ गई। उसकी बात सुनकर चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वह कह ही क्या सकता था इस बात पर। इसी तरह से दोनों आपस में लड़के झगड़ते हुए वहां चले जाते हैं। रावत मैंशन। रिद्धि जब सोकर बाहर आती है तो वह सबसे पहले नीचे आती है ताकि वह विधि से बात कर सके, लेकिन जब वह बाहर पहुंचती है तो वहां पर उसे वीडियो तो कहीं पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन लिविंग हॉल में खेल रहे एक प्यारा सा बच्चा उसे दिखाई देता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट और इनोसेंस दिखाई दे रहा था। हालांकि अभी तक रिद्धि ने रणविजय को नहीं देखा था, लेकिन यदि ये देखकर ही बता सकती थी कि रणविजय सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम इंसान होगा, क्योंकि राहुल ने यह बात बहुत पहले ही बता दी थी कि विधि की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। रिद्धि आराम से चलते हुए नीचे पहुंचती है जहां पर ओजस पहले से ही टॉम एंड जेरी देख रहा था। रिद्धि आराम से चलता है, उसके पास चली जाती है, मुस्कुराते हुए से देखने लगती है।
ओजस जो कि टॉम एंड जेरी देख रहा था अचानक से अपने सामने खड़ी हुई लड़की को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके घर में बहुत कम ही लोग आते थे और जितने भी लोग उसके घर में आते थे उन्हें वह बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन आज यहाँ पर जो लड़की मौजूद थी उसे वह बिल्कुल भी नहीं जानता था, लेकिन वह लड़की देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी और क्यूट दिखाई दे रही थी। क्या हुआ दीदी, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही है? अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? रिद्धि जो कि वहाँ पर बस आई ही थी, वह ओजस की प्यारी और दूध लाने वाली आवाज़ सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि विधि यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि सामने जो छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है वह बस 3 साल का ही है, और 3 साल का बच्चा इतना ज़्यादा मैच्योर कैसे हो सकता था। हालांकि उसकी जो आवाज़ थी वह तुतलाने वाली आवाज़ थी, लेकिन फिर भी उसकी जो बात करने का फ्लो था वह बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और शानदार था। अगर ओजस की जगह इस वक्त वहाँ पर कोई और इंसान होता तो या तो वह डर जाता है और तुरंत ही वहाँ से भाग जाता, या वह वहीं पर बैठे बैठे ही रोने लगता। लेकिन ओजस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वह मुस्कुराते हुए उससे सवाल जवाब कर रहा था। यहाँ तक कि वह से इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह पता लगा सके जो लड़की की उसके घर में मौजूद है वह कौन है। लेकिन उसने इस बात का भी ध्यान रखा था कि जो हमने खड़ा हुआ इंसान अपने आप को बिल्कुल भी बेइज्जत महसूस ना करे। रिद्धि मुस्कुराती है और अपना हाथ आगे बढ़कर ओजस के सिर पर रख देती है और उसके बालों को सहलाते हुए बोलती है, बेटा मेरा नाम रिद्धि यादव है, हमें लंदन से आई हूँ, मैं आपकी मॉम विधि की बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो आप मुझे दीदी मत बोलिए बल्कि मुझे मासी बोल सकते हैं। रिद्धि की बात सुनकर ओजस पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी विधि का कोई भी रिलेटिव उसके घर में नहीं आया था, और आज अचानक से उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर मौजूद थी। एक्चुअली ओजस को ये बात पता नहीं थी कि कोई उसके घर में आया हुआ है, क्योंकि वह सुबह स्कूल गया हुआ था, और जब ओजस वापस आया था तब रिद्धि आराम करने के लिए सो चुकी थी, और विधि वह तो रणविजय के ऑफिस गई हुई थी, इसलिए अभी तक उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। ओजस इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा था, जैसे देखकर रिद्धि अपने आप को रोक नहीं पाती है और ओजस नीचे बैठकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेती है और प्यार से बोलती है, ओजस मैं जानती हूँ कि मैं आपसे पहले मिलने के लिए नहीं आ पाई थी, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? ओजस जो पहले बहुत ज़्यादा मैच्योर बनने की कोशिश कर रहा था, वह अब पूरी तरह से एक बच्चे वाले अवतार में आ जाता है और वह जल्दी से रिद्धि को गले लगाता है और बोलता है, हाँ मासी बिल्कुल, आपको नहीं पता लेकिन मुझे आपके यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, आप बिल्कुल मेरी मामा की तरह हो, बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारी। ओजस की बातें सुनकर रिद्धि खुश हो जाती है और फिर वह उसे वहाँ से गार्डन में खेलने के लिए ले जाने लगती है। ओजस्वी अपनी टॉम एंड जेरी छोड़कर रिद्धि के साथ जाने लगता है। तुम उसे इस तरह से नहीं लेकर जा सकती हो। एपिसोड 73। वह सब लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें रणविजय वहां पर आता हुआ दिखाई देता है। विधि आराम से चलते हुए बाहर जा रही थी कि तभी अचानक से उसे महसूस होता है जैसे कि उसने किसी ने पकड़कर अपनी बाहों में उठा लिया है। ये सब अचानक हो जाने की वजह से विधि पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, और जब वह दोबारा से अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने आप को सबके सामने रणविजय बाहों में महसूस करती है। एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। वही वहां पर मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से सदमे में चला जाता है, जिसे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वह कभी भी किसी भी लड़की को अपने करीब तक नहीं आने देता था। आज वही रणविजय उनके सामने किसी लड़की को इस तरह से अपनी बाहों में लिए हुए खड़ा हुआ था, जहां लड़के अपनी नज़रों में अविश्वास लिए रणविजय को देख रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से जो लड़की इस वक्त उनके सर की बाहों में थी वह बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती थी। पूरी तरह से हैरान थे कि रणविजय इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। वह तो खुलेआम सबके सामने यह ऐलान कर रहा था कि अगर कोई उसके पास आने के लायक है तो वह कोई और नहीं बल्कि यह लड़की है। वही सारी लड़कियों को इस वक्त विधि से जलन हो रही थी। वह इतनी ज़्यादा खास सुंदर भी नहीं थी और फिर भी रणविजय जैसा लड़का उसके पास था। रणविजय की एक ही काम में सारे ऑफिस आपको ये बात जता दी थी कि उनके सामने खड़ी हुई है लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि वह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती हो उसकी लाइफ में। और इस काम से वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान ये बात बहुत अच्छे से समझ गया था। लेकिन विधि पूरी तरह से हैरान थी।
लेकिन विधि तो बेचारी पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रणविजय को देख रही थी, जिसकी आंखों में उसे अपने लिए प्यार के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि आखिरकार वह ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि रणविजय ने ये सब क्यों किया है। एक ही एक्शन में ये सारी बातें क्लियर कर देना चाहता था कि विधि और उसे दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। अभी वहां पर मौजूद हर एक इंसान भी ये देखकर हैरान था। वहां पर मौजूद दो लड़के आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्या सच में ये लड़की रणविजय सर की गर्लफ्रेंड हो सकती है? लेकिन उसे कैसे हो सकता है? अपना मुंह बंद रखो। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मैंने देख लिया था। तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने देखा था कि किस तरह से लिली को घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाया गया था। तुम्हें याद है, थोड़ी देर पहले मीटिंग चल रही थी जहाँ पर हम भी मौजूद थे। उस समय लिली एक फाइल लेने के लिए गई हुई थी, लेकिन जब उसे लेट हो गया था तब मैं वापस वहां पर पहुंचा था तो मैंने देखा था कि रणवीर सर ने उसे किस तरह से अपने बॉडीगार्ड को कहकर उसे बाहर निकाल दिया था। उसकी यह बात सुनकर वह लड़का पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि वह इंसान भी यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि लिली कितनी ज्यादा घमंडी किस्म के इंसान थी। वही एक इंसान थी जिसे रणविजय के कैबिनेट में जाने की परमिशन थी, और इसलिए ही उसे ऐसा लगता था जैसे कि रणविजय कर उसे कुछ ज्यादा ही स्पेशल अटेंशन देते हैं, और यही सब जताते हुए सब पर हुक्म चलती रहती थी। सिर्फ वो तो लड़के ही नहीं बल्कि वहां पर मौजूद हर एक इंसान के दिमाग में यही सब चल रहा था, लेकिन किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वह जानते थे कि रणविजय को अपने पर्सनल अफेयर्स में किसी का भी बोलना पसंद नहीं करता था। वही विधि का लाल हुआ चेहरा और भी ज्यादा लाल हो जाता है, क्योंकि सब लोग वहां पर उसे देख रही थी। उसे सच में बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने तो बस इतना ही कहा था कि वहां पर किसी को भी मत पता होनी चाहिए कि वह उसकी वाइफ है। रणविजय जी, यह क्या कर रहे हैं? सब लोग हमें अजीब नज़र से देख रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा था। रणविजय, जो कि सबको देख रहा था, जैसे ही वह विधि की आवाज़ सुनता है, मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा है और बोलता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? यह कोई बड़ी बात नहीं है, चलो घर चलते हैं। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे यहाँ पर बात नहीं करना चाहती हो, तो कोई बात नहीं, हम घर चलकर बात करते हैं। तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। रणविजय ने ये सारी बातें बहुत ज़्यादा धीरे आवाज़ में भी नहीं बोली थी और बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में भी नहीं बोली थी, और इस वजह से वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान ने उसकी बातें सुन ली थी, और वह चाहता भी यही था कि जिससे सब लोगों को ये पता चल जाए कि विधि उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। विधि को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। उसने पीछे मगर एक बार देखा था जहाँ पर चार्ल्स और काव्य दोनों ही खड़े हुए थे। काव्य और चार्ल्स भी रणविजय को इस तरह से देखकर पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। उन्होंने कभी भी रणविजय का ये वाला रूप नहीं देखा था। काव्य ये सब देखकर मुस्कुराती हो और अपने बगल में खड़ी हुई चार्ल्स की तरफ देखती है, तब बोलती है, कितना अच्छा लगता है जब कोई हमारे लिए स्टैंड लेता है। तो मुझे नहीं पता था कि रणविजय सर इतने ज़्यादा रोमांटिक है। चार्ल्स, जो कि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सामने चल रही नज़ारे को देख रहा था, वह भी पूरी तरह से हैरान रह जाता है, लेकिन तभी वह अपने होश में वापस आ जाता है जब उसे काव्य की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देती है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन उसके लिए पहले हमें कुछ अच्छे काम भी करने पड़ते हैं। इस तरह से सारी चीज़ एक साथ नहीं आ जाती है। चलो अब हमें चलना चाहिए। ये सब का कर वह बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने दिमाग में कुछ याद आता है, और वह काव्या की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे ही मैडम को ये पता चला है कि मैं उनके बॉडीगार्ड हूँ, तब से ही वह इस तरह से बातें कर रही है, या पहले से वह ऐसी है? इसका सवाल सुनकर काव्या, जो कि उसके पास जाने वाली थी, वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, वैसे मैं तुमसे पहले बहुत बार कही है, लेकिन तुम कभी मेरी बात पर ध्यान देते ही नहीं थे। उसका जवाब सुनकर चांस एक बार फिर से हैरान दिखता है और वह बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुमने ढंग से बता सकती हो कि मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है? यही कि तुम इतनी ज़्यादा हैंडसम दिखाई नहीं देते हो, इसीलिए तो विधि मैडम ने जब तुम्हें देखा तो वो पूरी तरह से गुस्से में आ गई थी और वह यहाँ पर रणविजय सर से इस बारे में बात करने के लिए आ गई। उसकी बात सुनकर चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वह कह ही क्या सकता था इस बात पर।
इसी तरह से दोनों आपस में लड़के झगड़ते हुए वहां चले जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन उसके लिए पहले हमें कुछ अच्छे काम भी करने पड़ते हैं। इस तरह से सारी चीज़ एक साथ नहीं आ जाती है। चलो अब हमें चलना चाहिए। ये सब का कर वह बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने दिमाग में कुछ याद आता है और वह काव्या की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे ही मैडम को ये पता चला है कि मैं उनके बॉडीगार्ड हूँ, तब से ही वह इस तरह से बातें कर रही है या पहले से वह ऐसी है? इसका सवाल सुनकर काव्या, जो कि उसके पास जाने वाली थी, वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, वैसे मैं तुमसे पहले बहुत बार कही है, लेकिन तुम कभी मेरी बात पर ध्यान देते ही नहीं थे। उसका जवाब सुनकर चांस एक बार फिर से हैरान दिखता है और वह बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुमने ढंग से बता सकती हो कि मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है? यही कि तुम इतनी ज़्यादा हैंडसम दिखाई नहीं देते हो, इसीलिए तो विधि मैडम ने जब तुम्हें देखा तो वो पूरी तरह से गुस्से में आ गई थी और वह यहाँ पर रणविजय सर से इस बारे में बात करने के लिए आ गई। उसकी बात सुनकर चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वह कह ही क्या सकता था इस बात पर। इसी तरह से दोनों आपस में लड़के झगड़ते हुए वहां चले जाते हैं। रावत मैंशन। रिद्धि जब सोकर बाहर आती है तो वह सबसे पहले नीचे आती है ताकि वह विधि से बात कर सके, लेकिन जब वह बाहर पहुंचती है तो वहां पर उसे वीडियो तो कहीं पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन लिविंग हॉल में खेल रहे एक प्यारा सा बच्चा उसे दिखाई देता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट और इनोसेंस दिखाई दे रहा था। हालांकि अभी तक रिद्धि ने रणविजय को नहीं देखा था, लेकिन यदि ये देखकर ही बता सकती थी कि रणविजय सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम इंसान होगा, क्योंकि राहुल ने यह बात बहुत पहले ही बता दी थी कि विधि की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। रिद्धि आराम से चलते हुए नीचे पहुंचती है, जहां पर ओजस पहले से ही टॉम एंड जेरी देख रहा था। रिद्धि आराम से चलता है, उसके पास चली जाती है, मुस्कुराते हुए से देखने लगती है। ओजस, जो कि टॉम एंड जेरी देख रहा था, अचानक से अपने सामने खड़ी हुई लड़की को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके घर में बहुत कम ही लोग आते थे और जितने भी लोग उसके घर में आते थे उन्हें वह बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन आज यहाँ पर जो लड़की मौजूद थी उसे वह बिल्कुल भी नहीं जानता था। लेकिन वह लड़की देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी और क्यूट दिखाई दे रही थी। क्या हुआ दीदी, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही है? अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? रिद्धि, जो कि वहाँ पर बस आई ही थी, वह ओजस की प्यारी और दूध लाने वाली आवाज़ सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि विधि यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि सामने जो छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है वह बस 3 साल का ही है, और 3 साल का बच्चा इतना ज़्यादा मैच्योर कैसे हो सकता था? हालांकि उसकी जो आवाज़ थी वह तुतलाने वाली आवाज़ थी, लेकिन फिर भी उसकी जो बात करने का फ्लो था वह बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और शानदार था। अगर ओजस की जगह इस वक्त वहाँ पर कोई और इंसान होता तो या तो वह डर जाता है और तुरंत ही वहाँ से भाग जाता, या वह वहीं पर बैठे बैठे ही रोने लगता। लेकिन ओजस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वह मुस्कुराते हुए उससे सवाल जवाब कर रहा था, यहाँ तक कि वह से इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह पता लगा सके जो लड़की की उसके घर में मौजूद है वह कौन है। लेकिन उसने इस बात का भी ध्यान रखा था कि जो हमने खड़ा हुआ इंसान अपने आप को बिल्कुल भी बेइज्जत महसूस ना करे। एपिसोड 74। रिद्धि मुस्कुराती है और अपना हाथ आगे बढ़कर ओजस के सिर पर रख देती है और उसके बालों को सहलाते हुए बोलती है, बेटा मेरा नाम रिद्धि यादव है, हमें लंदन से आई हूँ, मैं आपकी मॉम विधि की बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो आप मुझे दीदी मत बोलिए बल्कि मुझे मासी बोल सकते हैं। रिद्धि की बात सुनकर ओजस पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी विधि का कोई भी रिलेटिव उसके घर में नहीं आया था, और आज अचानक से उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर मौजूद थी। एक्चुअली ओजस को ये बात पता नहीं थी कि कोई उसके घर में आया हुआ है, क्योंकि वह सुबह स्कूल गया हुआ था, और जब ओजस वापस आया था तब रिद्धि आराम करने के लिए सो चुकी थी, और विधि वह तो रणविजय के ऑफिस गई हुई थी, इसलिए अभी तक उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। ओजस इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा था, जैसे देखकर रिद्धि अपने आप को रोक नहीं पाती है और ओजस नीचे बैठकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेती है और प्यार से बोलती है, ओजस मैं जानती हूँ कि मैं आपसे पहले मिलने के लिए नहीं आ पाई थी, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे?
ओजस जो पहले बहुत ज्यादा मैच्योर बनने की कोशिश कर रहा था, वह अब पूरी तरह से एक बच्चे वाले अवतार में आ जाता है और वह जल्दी से रिद्धि को गले लगाता है और बोलता है, हाँ मासी बिल्कुल, आपको नहीं पता लेकिन मुझे आपके यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आप बिल्कुल मेरी मामा की तरह हो, बहुत ज्यादा क्यूट और प्यारी। ओजस की बातें सुनकर रिद्धि खुश हो जाती है और फिर वह उसे वहां से गार्डन में खेलने के लिए ले जाने लगती है। ओजस्वी अपनी टॉम एंड जेरी छोड़कर रिद्धि के साथ जाने लगता है। तुम उसे इस तरह से नहीं लेकर जा सकती हो। ओजस इस आवाज को बहुत अच्छे से जानता था और वह जानता था कि यह इंसान कौन है। वह बिना पीछे मुड़े देखे हुए ही बोलता है, रोहन चाचू आप बार बार मेरे काम में टांग क्यों उड़ाते हो? आपको पता है ना मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले तो आप मामा के बारे में सब कुछ गलत गलत बोलते थे और मुझे उनसे दूर रहने के लिए कहते थे, और अब जब मामा बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है तब आप इस तरह से बातें करते हैं। अब मम्मी की सहेली यहाँ पर आई है और वह मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, तभी आप इस तरह से बातें कर रही हो। मैं बता रहा हूँ अगर पापा यहाँ पर आए तो मैं आपकी उनसे शिकायत लगा दूंगा। आप सच में बहुत ज़्यादा बुरे हैं, और वैसे भी रिद्धि मसी को मैं सिर्फ गार्डन में ही लेकर जा रहा हूँ। आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं, जैसे कि मैं रिद्धि मसी को नहीं बल्कि आपके किसी रिलेटिव को लेकर जा रहा हूँ। आप यह मत भूलिए कि यह रिद्धि मसी है, यानी मेरी मम्मी की फ्रेंड। सॉरी, मेरी मम्मी की फ्रेंड नहीं बल्कि मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड। तो आप इस तरह से मुझे रोक नहीं सकते हैं। अब आपका हो गया हो तो क्या मैं रिद्धि मसी को यहाँ से लेकर जा सकता हूँ? रिद्धि और रोहन दोनों ही उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। रिद्धि इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले जो ओजस उसे बस ऐसे ही देख रहा था जैसे कि वह कोई नहीं इंसान है, जिसे वह जानता तक नहीं है, और अब जब उसे पता चला था कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, तुम उसे लेकर इतना ज़्यादा पजेसिव कैसे हो सकता था? ये सोचकर ही उसे हंसी आ रही थी और उसे इस वक्त ओजस बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ रोहन को भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह तो पहले ही नज़र में रिद्धि से पहले नज़र का प्यार कर बैठा था, और उसने सोचा था कि इंडिया आने के बाद वह उसे धीरे धीरे करके अपने प्यार का एहसास हो दिलाएगा। लेकिन ऐसा तो तब होगा ना जब उसे रिद्धि को एक साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा। लेकिन जहाँ तो ये छोटा शैतान उसके साथ बैठा हुआ था, तो वो उसके साथ कैसे जा सकता था? रोहन बहुत अच्छे से जानता था कि ओजस पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह पहले बस अपने काम से कम रखता था और कुछ भी नहीं। लेकिन जब से उसे अपनी माँ का प्यार मिलने लगा था तब से वह थोड़ा सा जिद्दी हो गया था, और वह दूसरों के सामने अपनी बात भी रखने लगा था। ये सब सुनकर वह खुश भी था ओजस के लिए, लेकिन अभी वह गुस्सा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर जा रहा था यार, और इस बात को रोहन कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसलिए वह उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ओजस तुम इस तरह से सच में रिद्धि को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हो? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि रिद्धि तुम्हारी माँ की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन रिद्धि को इन लंदन से इंडिया में लेकर आया हूँ, इसलिए यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं विधि का पूरा ध्यान रखूं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि रिद्धि तुम्हारे साथ कहीं पर भी जाए, तो उससे पहले मुझे अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। रिद्धि और ओजस दोनों ही रोहन की बचकानी और बेवकूफ़ी वाली बातें सुनकर हैरान थे। रिद्धि कोई बच्ची नहीं थी और न ही वह यहाँ पर पहली बार आई थी। वह यहाँ पर पहले भी ट्रिपल आ चुकी थी और उसे पता था कि कौन सी जगह कहाँ पर है, इसलिए उसे रोहन की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। अगर विधि से मिलने का सवाल नहीं होता तो कभी भी रोहन के साथ नहीं आती, लेकिन अब वह बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप से वहाँ पर खड़ी हुई थी। वही ओजस जब रोहन की इतनी सारी बात सुनता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह उसकी तरफ देखते हुए मासूमियत से बोलता है, रोहन चाचू आपको तो पता ही है कि मैं एक बच्चा हूँ और मैं रिद्धि मसी को कहीं बाहर नहीं लेकर जा सकता था, इसलिए मैं उन्हें बस हमारे ही गार्डन में लेकर जा रहा था। लेकिन अब जब आप हमारे साथ आना चाहते हो तो फिर आपको नहीं लगता है कि आपको हमें कहीं और लेकर जाना चाहिए? ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा कि आप हमें हमारे ही गार्डन में लेकर जाओ। अब आप हमारे साथ आना ही चाहते हो तो क्यों ना हम एंजॉय सिटी या फिर एडवेंचर पार्क चले, वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा, और आप बड़े हो इसलिए पापा भी कुछ नहीं कहेंगे। रिद्धि मसी को भी अच्छा लगेगा कि आप हमें वहाँ पर लेकर गए, वरना वह आपके बारे में क्या सोचेंगे कि आप कितने ज़्यादा कंजूस हैं। वैसे आप चिंता मत कीजिए, मैं रिद्धि मसी को ये सोचने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा।
आप बस हमें वहां पर लेकर चलिए, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। उसकी इतनी बातें सुनकर तो रोहन पूरी तरह से हैरान हो चुका था। यार मैं तो बस ये कहा था कि जहां पर भी रिद्धि जाएगी वहां पर मैं उसके साथ जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो इस छोटे शैतान ने पूरा का पूरा पाशा ही पलट दिया है। वही रिद्धि भी उसकी इतनी चतुराई भरी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। लेकिन साथ ही साथ वो कुछ भी थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का बेटा इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। रोहन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए अब वह ओजस को अपने साथ लेकर और रिद्धि को भी अपने साथ लेकर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन अब वह बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप से वहां पर खड़ी हुई थी। वही ओजस जब रोहन की इतनी सारी बात सुनता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह उसकी तरफ देखते हुए मासूमियत से बोलता है, रोहन चाचू आपको तो पता ही है कि मैं एक बच्चा हूँ और मैं रिद्धि मसी को कहीं बाहर नहीं लेकर जा सकता था, इसलिए मैं उन्हें बस हमारे ही गार्डन में लेकर जा रहा था। लेकिन अब जब आप हमारे साथ आना चाहते हो तो फिर आपको नहीं लगता है कि आपको हमें कहीं और लेकर जाना चाहिए? ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा कि आप हमें हमारे ही गार्डन में लेकर जाओ। अब आप हमारे साथ आना ही चाहते हो तो क्यों ना हम एंजॉय सिटी या फिर एडवेंचर पार्क चले, वहां पर बहुत मजा आएगा और आप बड़े हो इसलिए पापा भी कुछ नहीं कहेंगे। रिद्धि मसी को भी अच्छा लगेगा कि आप हमें वहां पर लेकर गए, वरना वह आपके बारे में क्या सोचेंगे कि आप कितने ज़्यादा कंजूस है। वैसे आप चिंता मत कीजिए, मैं रिद्धि मसी को ये सोचने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आप बस हमें वहां पर लेकर चलिए, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। उसकी इतनी बातें सुनकर तो रोहन पूरी तरह से हैरान हो चुका था। यार मैं तो बस ये कहा था कि जहां पर भी रिद्धि जाएगी वहां पर मैं उसके साथ जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो इस छोटे शैतान ने पूरा का पूरा पाशा ही पलट दिया है। वही रिद्धि भी उसकी इतनी चतुराई भरी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। लेकिन साथ ही साथ वो कुछ भी थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का बेटा इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। रोहन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए अब वह ओजस को अपने साथ लेकर और रिद्धि को भी अपने साथ लेकर जाने के लिए निकल जाता है। उनके जाने के बाद लगभग 15 मिनट बाद वहां पर विधि और रणविजय भी आ जाते हैं। विधि जल्दी से भागते हुए ओजस के कमरे में जाते हैं जहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। ये देखकर वह परेशान हो जाती है और बाहर जाकर एक सर्वेंट को रोककर पूछती है, मैडम अभी थोड़ी देर पहले ही रोहन कर रिद्धि मैडम और ओजस बाबा को अपने साथ लेकर कहीं पर गए हैं। उन्होंने कहा था कि वह शाम तक वापस आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर अब जाकर विधि राहत की सांस लेती है। रणविजय उसके पास ही खड़ा हुआ था और वह ये देखकर काफी खुश था कि उसकी वाइफ को अपने बच्चों की कितनी ज्यादा फिक्र है। विधि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ओजस बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि रोहन है उसके साथ। वैसे ये रिद्धि कौन है और यह यहाँ पर क्या कर रही है? उसकी बात सुनकर विधि उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है, जो कि रणविजय का ही रूम था। ये देखकर रणविजय पूरी तरह से हैरान हो जाता है और जल्दी से उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वह बेचारा अंदर जा पाता उससे पहले ही उसके मुंह के ऊपर ही दरवाजा बंद कर दिया जाता है। विधि पूरी रास्ते शांत होकर आई थी और उसने एक बात भी रणविजय से नहीं कही थी, जिसकी वजह से रणविजय को ये लग रहा था कि विधि अब पूरी तरह से ठीक है। यार मैंने किया क्या है? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है कि मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई है? लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। लड़कियों का कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उन्हें अचानक से हो क्या जाता है। काश कोई ऐसी मशीन बनाई होती जिससे हमें पता चल जाता कि आखिर ये लोग किस बात को लेकर नाराज हुई हैं। रणविजय बेचारा पूरी तरह से हैरान था क्योंकि उसे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे हो क्या गया है, क्योंकि जहां तक उसे याद था उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी वजह से विधि गुस्सा हो। लेकिन अभी उसे इतना पता था कि उसे जल्द से जल्द अपनी प्यारी वाइफ को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेचारे को आज रात कमरे के बाहर बितानी पड़ सकती है। इसके बारे में सोचकर ही बेचारा डर जाता है और वह जल्दी से अपनी स्टडी रूम में जाता है और वहां से एक दूसरी चाबी लेकर आता है और दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, जहां पर विधि फ्लोर पर खड़ी हुई थी और उसने इस वक्त एक पजामा और साथ में वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और वह इस वक्त कुश्ती की प्रैक्टिस कर रही थी। उसके पास कुछ और तो था नहीं, इसलिए उसने अपने हाथ में एक बड़ा सा तकिया पड़ा हुआ था और उसी के साथ भी वो लड़ाई कर रही थी। रणविजय जब उसे इस तरह से देखा है तो वह तो बस उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि विधि इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी दिखाई दे रही थी।
लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वह जल्दी से उसके पास जाकर उसे रोक देता है। विधि एकदम से रोके जाने की वजह से थोड़ा सा हैरान रह जाती है और वह अपनी आंखें उठाकर सामने खड़े हुए रणविजय को देखते हैं। क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। आप जाए और आपका काम कर लीजिए, आपका काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी बात सुनकर अपनी रणविजय थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और वह बोलता है, विधि आखिरकार बात क्या है? तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है, जबकि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार हुआ क्या है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी आज ऑफिस में हुआ था वह नहीं होना चाहिए था। उसके लिए आई एम सॉरी और मैं एग्जाम भी कर दिया है कि अब से आपका तुम कभी भी ऑफिस आओगे तो तुम्हारे साथ कोई भी गलत करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने ये बता दूं कि तुम मेरी वाइफ हो, तो मैं वह भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह अनाउंस कर दूंगा कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है। एपिसोड 75। विधि, जो कि पहले ही बहुत गुस्से में थी और अब तक उसका गुस्सा थोड़ा बहुत शांत हो गया था, और वह रणविजय की तरफ देखती है, जो कि काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। अब जाकर उसे समझ में आ रहा था कि उसे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और वह अपने दोनों कानों को अपने हाथ से पकड़ते हुए बोलती है, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था जिसकी वजह से आपको परेशानी हो। वह तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि वह लड़की हमें अंदर ही नहीं जाने दे रही थी और हमारे साथ बहुत बदतमीजी से बात भी कर रही थी। उद्धरण चिन्ह, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हम। उद्धरण चिन्ह। रणविजय पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कैसे नहीं पता था कि उसकी प्यारी वाइफ कितनी ज्यादा परेशान थी। वह जल्दी से आगे बढ़ाकर उसे गले से लगा लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, नहीं विधि, मुझे माफ कर दो। मुझे सब लोगों को ये बता देना चाहिए था कि आखिरकार तुम मेरी वाइफ, भले ही हालात कैसे भी थे, विधि मेरे साथ कैसा ही बिहेव करती थी, लेकिन फिर भी मुझे ये बात बताना चाहिए था कि मैं एक बच्चे का बाप हूँ। उद्धरण चिन्ह। अगर तुम ये चाहती हो तो ठीक है, हम कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां पर मैं तुम्हें और ओजस को इंट्रोड्यूस कर दूंगा पूरी दुनिया के सामने कि रणविजय राजावत सिंगल नहीं है बल्कि उसकी एक वाइफ है। जैसे ही विधि है सुनती है, उसके दिल में एक अलग ही खुशी महसूस होती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वह जल्दी से रणविजय से अलग होते हुए बोलती है, नहीं अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर रणविजय एक पल के लिए हैरान हो जाता है और उसके चेहरे पर वह हैरान की साफ दिखाई दे रही थी, जिसे विधि भी नोटिस कर पा रही थी, और वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और बोलती है, हम पहले कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ समझना है, उसके बाद ही हम इस दुनिया में आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर ना चाहते हुए भी रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह खुशी के मारे विधि की कमर पकड़ता है और उसे एकदम से ही अपने करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। विधि, जो कि और भी कुछ कहना चाहती थी, अचानक से रणविजय के इस तरह की हरकत से हैरान रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या था। उद्धरण चिन्ह। वह तो यहाँ पर बात कर रही थी ना, तो बात करते करते ये सब। वही रणविजय की आंखों में एक खुशी, एक चमक दिखाई दे रही थी और उसके मन में बस यही चल रहा था। जहां आजकल की लड़कियों जो कि मॉडल देखने के लिए इतना सब कुछ करती है, पैसे खर्च करती है, इसमें पापा या फिर अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहती हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह लोग सेल्फ डिपेंडेंट है या नहीं, लेकिन उन्हें बस दूसरों का फ़ायदा उठाना आता है। और एक तरफ विधि थी जो पूरे 100 साल पहले की सोच रखकर भी यह नहीं सोचती थी कि उसे अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, बल्कि वह ये सोचती थी कि उसकी एक खुद की अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। रणविजय अपने हाथों से उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके होठों को किस कर रहा था और दूसरे हाथ से उसके गालों को सहारा रहा था। वही विधि की भी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और वह भी धीरे धीरे करके उसके किस में उसका साथ देने लगती है। उसे अपनी बाहों में उठाकर उसे बेड की तरफ लेकर जाता है और आराम से उसे बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। इस वक्त रणविजय ने अपने पूरे वेट को अपने ऊपर ही रखा हुआ था। भले ही वह इस वक्त विधि के ऊपर मौजूद था, लेकिन उसका सारा का सारा वेट उसके ऊपर ही था और वह अभी भी उसे किस कर रहा था, और साथ ही साथ वह अपने हाथ को आगे बढ़कर उसकी साड़ी के पल्लू को भी खोलने लगता है। जैसे ही विधि यह महसूस करती है,
उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह जल्दी से रणविजय का हाथ पकड़कर उसे अपने से दूर करती है। लेकिन अफसोस कि वह ऐसा कर नहीं सकती थी कि कोई भले ही विधि के अंदर बहुत सारी ताकत थी, लेकिन उसका जो शरीर था वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। अभी उसे अपने शरीर को ताकतवर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था और साथ ही साथ उसे अपनी स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी को भी बढ़ता था। वह चाह कर भी रणविजय को हटा नहीं पा रही थी और रणविजय था कि उसे तो कुछ भी ख्याल ही नहीं था। वह तो बस उसके अपर लिप्स को शक कर रहा था, उसके लिए लोअर लिप को शक कर रहा था और साथ ही साथ उसे लिक भी कर रहा था और अपने हाथों को उसके पूरे शरीर पर सहलाए जा रहा था। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।